हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 6 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आइए देखते हैं। सबसे पहले वन लाइनर जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे, फिर आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। इसके अलावा केंद्र सरकार राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की वैदिक 3D संग्रहालय बनाई जा रही है वाराणसी में। इसके अलावा 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व पार करने वाली एक ही वित्तीय वर्ष में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली कंपनी बन गई है भारत की। और पीएम मोदी ब्रुनोई और सिंगापुर की यात्रा पर हैं। ब्रुनोई की यात्रा करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। और अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टीटीओएस की घोषणा की है। ये एक योजना है, ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्ट टूर ऑपरेटर स्कीम। भारत की महामारी की तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए भारत ने एक अभ्यास किया है। नाम है विषाणु युद्ध अभ्यास। ये राजस्थान के अजमेर में हुआ है। इसके अलावा फिक्की यूथ आइकॉन का अवार्ड दिया गया है आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को। इनको इस बार यूथ आइकॉन चुना गया है। और अभी हाल ही में कुलदीप गुप्ता ने एक पुस्तक लिखी है, ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट, ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट। इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय बन गए हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। और विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में अनुया प्रसाद ने जीता है गोल्ड। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है 1 मिनट में वन लाइनर के रूप में रिवीजन। अब आगे आज की करंट अफेयर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एमजेटी ऐप पर आपको इसकी पीडीएफ और इसकी क्विज मिल जाएगी। बिल्कुल फ्री में पीडीएफ और क्विज मिल जाएगी। ई बुक्स भी आप ले सकते हो और हमारे वीडियो कोर्सेज भी आप एमजेटी ऐप से जाकर के ले सकते हो। पेड मटेरियल भी है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस दोस्तों, ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को ही। जब हम लोग अपने देश में शिक्षक दिवस मना रहे होते हैं, उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस या अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। ये दिवस दान यानी चैरिटी को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों जिसके पास आवश्यकता से ज्यादा है उन्हें दान भी करना चाहिए, जिससे उनकी भला हो सके, उनकी मदद हो सके। जिनके पास आवश्यकता से चीजें कम है या फिर नहीं है, तो ऐसे में दान बहुत आवश्यक हो जाता है। तो देखो पहली बार हंगरी में पहली बार ये मनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे 2012 में हर साल मनाए जाने के लिए अप्रूव कर दिया। तो इसका उद्देश्य यही है कि दूसरों की मदद किया जाए और इसके प्रति अवेयरनेस फैलाई जाए। फिलहाल अभी तक सितंबर महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आ चुके हैं? तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह और 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह और राष्ट्रीय पोषण माह भी याद रखना। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार ईपीएस पेंशन भोगियों को कब से भारत में कहीं भी किसी भी बैंक या किसी भी शाखा से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी? तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है कि ईपीएस पेंशन भोगी जो हैं, एम्प्लॉयमेंट पेमेंट पेंशन स्कीम के जो पेंशन भोगी हैं, इनको भारत में किसी भी बैंक के किसी भी शाखा से ये पेंशन ले सकेंगे। कब से ले सकेंगे? तो ये 1 जनवरी 2025 से ले सकेंगे, यानी अगले वर्ष से ले सकेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, ईपीएस पेंशनर्स टू गेट पेंशन फ्रॉम एनी बैंक एनी ब्रांच एनीवेयर इन इंडिया फ्रॉम जनवरी 1 2025। तो ये होगा सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम के बाद से। अभी एक प्रपोजल आया है इसको लेकर के। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए के तहत इसमें सुधार करके ये किया गया है। किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा? तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा की गई है। कभी कभी घोषणाएं मंत्रालय के थ्रू पूछ ली जाती हैं। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली है। ईपीएफओ के 78 लाख जो ईपीएस पेंशन भोगी हैं वो इसके तहत फायदा पाएंगे या लाभान्वित होंगे। अच्छा, ये तो एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम है। ऐसे ही कुछ दिन पहले मैंने यूपीएस के बारे में बताया था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि एनपीएस की जगह आया है, नेशनल पेंशन स्कीम की जगह आया हुआ है। केंद्र सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो अंतर क्या है, ओपीएस एक ओल्ड पेंशन स्कीम है जिसको लेकर के डिमांड चल रही है। तो इन तीनों में अंतर पर मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है, आप उसको जरूर देखिएगा चैनल पर जा करके।
कि यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस में अंतर क्या है, बेटर कौन सा है, किसके लिए कौन सा बेटर है। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया कि किसी भी बैंक से कहीं से भी अब पैसा निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के अंतिम 2 प्रमुख विद्रोही समूहों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों, गृह मंत्रालय की एक बड़ी जीत हुई यहाँ पर। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में त्रिपुरा के 2 जो विद्रोही समूह हैं या अलगाववादी जो समूह थे, जो त्रिपुरा को एक अलग ही देश बनाने की मांग कर रहे थे, इनके साथ शांति समझौता हुआ है। तो त्रिपुरा में ये दोनों जो गुट हैं, ग्रुप हैं, ये एक्टिव हुआ करते थे। यहाँ पर देखिए, द हिंदू का आर्टिकल है, सेंटर त्रिपुरा साइन पीस पैक्ट विद त्रिपुरा इंसर्जेंट ग्रुप्स। ये दोनों ग्रुप का नाम है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी कि NLAFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी ATTF। ये दोनों जो है अब राजी हो चुके हैं केंद्र सरकार से कि भाई अब ये त्रिपुरा राज्य को अपनी जो मांग थी इनकी उसको अब छोड़ दिए हैं और इसको राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होने के लिए राजी हो गए हैं। तो इन्होंने 4 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में केंद्र सरकार और राज्य समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं इन दोनों के लीडर्स ने। तो ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि पूर्वोत्तर में ना कई सारे ऐसे विद्रोही ग्रुप्स हैं या संगठन हैं जो अपने आप को चाहते हैं वहां पर मतलब या तो वो अपने राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि उनका एरिया एक नया देश बन जाए, एक नया उनका आधिपत्य वाला वहां पर एरिया बन जाए। और उसमें कुछ विदेशी ताकतें भी उनकी मदद करती हैं, चाइना वगैरह का भी सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप समझो कि जो मेन लैंड है वो हमेशा से जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको इग्नोर करता आया हुआ है। पिछले कुछ सालों में तो हालांकि काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली है, लेकिन इससे पहले काफी ज्यादा इग्नोरेंस होती थी। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो कि मणिपुर में, जहां से समझ लो कि आप मैरी कॉम, सकोरो, मीराबाई चानू, इतने दिग्गज दिग्गज खिलाड़ी आई हुई हैं, वहां पर पहली बार अभी ट्रेन पहुंची हुई है ना। तो ये स्थिति थी वहां पर, इग्नोरेंस तो काफी दिनों से चल ही रहे थे। फिलहाल अगर हम लोग त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है राज्य है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होती है। मनिक साहा यहाँ पर बीजेपी पार्टी से सीएम है। गवर्नर है N इंद्रसेन रेड्डी। कमल सागर झील, रुद्र सागर झील और अमर सागर झील, ये 3 प्रमुख झीलें हैं। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये बहुत फेमस है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। अच्छा, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कौन सा नेशनल पार्क क्लाउडेड लेपर्ड के लिए जाना जाता है, तो याद रखना यही वाला है, इसी के नाम से ही ये फेमस है। इसके अलावा राजबरी नेशनल पार्क है, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान है, बाइसन वाला भी पूछा गया है एग्जाम में। गोरिया, होसगिरी, लेबनांग नृत्य यहाँ पर आदि हैं। 8 जिले, 60 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट यहाँ से जाती है। अगला, वर्ष 2024 के मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 2024 का मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन साथियों, यह हुआ कहाँ पर? पेरिस में हुआ। कहाँ पर? पेरिस में, फ्रांस में हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो यूनेस्को के हेडक्वार्टर में कह सकते हो, वहां पर आयोजित किया गया है अभी हाल ही में 2024 का एडिशन ऑफ चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल टू ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो यूनेस्को ने इसको ऑर्गेनाइज किया है अपने ही हेडक्वार्टर में। तो इसमें 28 देशों और 6 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि गए हुए थे, भारत भी इसमें हिस्सा लिया। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके द्वारा यह ऑर्गेनाइज किया गया था साइंटिफिक सलाहकारों के, एडवाइजरों का ये गोलमेज सम्मेलन। अच्छा, यहाँ पर देखिए सह अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार सूद और डॉक्टर लीडिया ब्रिटो इसकी अध्यक्षता की है। यूनेस्को की बात करें अगर तो स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, सॉरी हेडक्वार्टर पेरिस में है, इसका हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। ठीक है, जहां पर ये मीटिंग हुई थी। अध्यक्ष इसके आंद्रे अजोले हैं। यूनेस्को से याद रखना अब 43 अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुके हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुके हैं इंडिया के। 43वां कौन बना है जी? 43वां कौन बना है, कमेंट करके बताओ। असम का चराई देव मैदान, चराई देव मैदान याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे असम का पिरामिड भी कहते हैं, चराई देव मैदान। ये 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत का। ठीक है, चलिए 41वां 42वां कौन कौन सा था, तो आप बताओगे शांति निकेतन और होयसला मंदिर।
यहाँ पर कुछ और आयोजन सम्मेलन है, रिवीजन करेंगे। तो देखिए अभी पहला संयुक्त कमांडर का सम्मेलन लखनऊ में हुआ, संयुक्त कमांडर सम्मेलन। भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन भारत में हुआ। 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल में हुआ। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन कोरिया में हुआ। और विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन गोवा में होगा नवंबर में। ठीक है, अगला, हाल ही में किस राज्य के वोखा जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए वोखा साथी ने ई गवर्नेंस योजना के लिए स्वर्ण पदक जीता? वोखा साथी ये दोस्तों ऐप और पोर्टल है, कहाँ का? नागालैंड का। तो इसने अभी हाल ही में ई गवर्नेंस योजना के लिए गोल्ड मेडल जीता हुआ है, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जिले में एक चैटबॉट टाइप का सेवाओं को प्रोवाइड करने के लिए चैटबॉट टाइप का ये बनाया हुआ है वोखा साथी। तो वोखा साथी ऐप के जरिए या पोर्टल के जरिए बेसिकली होगा क्या, ये एक चैटबॉट होगा और जिसके जरिए लोगों को लगभग 40 प्रकार की सेवाएं दी जाएंगी। ठीक है, कौन कौन सी सेवाएं? जैसे जैसे वो उनको आधार कार्ड बनवाना हुआ या बाकी कोई अपना आय प्रमाण पत्र हुआ या बाकी चीजें बनवानी हुई, तो उनको कैसे बनवानी है, कहाँ पर बनवानी है, उन सबके लिए एक एकीकृत पोर्टल ये प्रोवाइड करता है वोखा साथी। तो ये नागालैंड ने लॉन्च किया है, नागालैंड के वोखा जिला प्रशासन ने, वोखा वहां का एक जिला है, उसके जिला प्रशासन के द्वारा लॉन्च किया गया और इसी ने जीता है गोल्ड मेडल। ओके, तो 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में हुआ था ई गवर्नेंस पर, उसी में से मान्यता मिली है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मुंबई में ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। कहां पर हुआ? मुंबई में, याद रखना, इंपॉर्टेंट। अगला, अब नागालैंड की बात कर लेते हैं। नागालैंड आपको यहाँ दिख जाएगा। देखो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि नागालैंड ऊपर है कि मणिपुर ऊपर है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, नागमणि। ठीक है ना, नागमणि आप जानते हो, नागमणि में नाग ऊपर आता है ना, तो नाग आप पहले कर दोगे, मणिपुर नीचे कर दोगे, तब इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, आपसे पूछ लिया गया मान लो कि अरुणाचल प्रदेश किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है या फिर मणिपुर किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है, तो अगर मणिपुर यहाँ कर दोगे तो अरुणाचल प्रदेश से ये बॉर्डर शेयर करने लगेगा। लेकिन अगर मणिपुर यहाँ है तो ये अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत ही ध्यान से इसको रखना, इसी में कंफ्यूज होकर कई बार लोग गलती करते हैं। तो नागालैंड ऊपर है जो कि अरुणाचल प्रदेश से, असम से और नीचे मणिपुर से अपना बॉर्डर शेयर करता है, और वहीं मणिपुर नीचे है जो मिजोरम से और असम से और नागालैंड से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। नेफी रियो जो है ये यहाँ के सीएम है और गवर्नर है ला गणेशन। यहाँ पर नाटंगी नेशनल पार्क है, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य है, सलोई झील है, जूडो झील है, और यहाँ की राजधानी कोहिमा होती है। 60 सीटें हैं यहाँ पर, 16 जिले हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। ठीक है, अगला, अच्छा, नागालैंड की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये इंग्लिश है, ये भी ध्यान रखना। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? विश्व शांति बुद्ध विहार ये दोस्तों महाराष्ट्र में खोला गया है। महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। कुछ इस प्रकार से है ये, ठीक है, बुद्ध विहार है, विश्व शांति बुद्ध विहार, इनॉग्रेटेड इन महाराष्ट्र। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने उदगीर लातूर जिले में महाराष्ट्र में ये उद्घाटन किया है। इसमें महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। तो ऐसा ही बुद्ध विहार कर्नाटक के कुलबर्गी में भी है, उसी के तर्ज पर इसे भी बनाया गया है। तो ये एक समझ लो कि मेडिटेशन सेंटर है, ध्यान केंद्र है, और 15 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। इसमें एक ही बार में 1200 अनुयायी ध्यान लगा सकते हैं। क्लियर है? तो महाराष्ट्र में है बुद्ध विहार ये। अब महाराष्ट्र आया है तो देखो आज राज्यों से क्वेश्चंस ज्यादा आ गए हैं। तो महाराष्ट्र के बारे में आप जानोगे, यहाँ पर है महाराष्ट्र। ये देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से ना तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा? तीसरा नंबर का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान आपका, दूसरे नंबर का मध्य प्रदेश, तीसरा पड़ता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर का पड़ता है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद। मुंबई नागपुर इसकी राजधानी है। लोनार झील के बारे में अक्सर आपको बताता रहता हूँ, भूलना मत, बार बार सुनने को मिले बार बार सुनो, ऊ बुझाओ फिर भी सुनो। लोनार झील जो है ये शैवालों से, इसमें शैवाल की संख्या पाई जाती है, इसीलिए कहते हैं कि इसका कलर कभी कभी पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, तो इसीलिए इसे गुलाबी झील या पिंक लेक भी कहते हैं।
लोनार झील कहा जाता है कि ये उल्कापिंड के गिरने से बनी है। 50,000 साल पहले कहते हैं कि उल्कापिंड गिरा था, उसकी बात से बनी है। हम तो गए नहीं थे देखने। शिवसागर जो है, उपवन झील है, बिहार झील है, वेन्ना झील है, ये प्रमुख झील है यहाँ पर। अच्छा, तडोबा नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क है, भीमा शंकर जीव अभ्यारण्य भी है। भोर घाट, थाल घाट, अंबा घाट प्रमुख दर्रे हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए, कल कुछ लोग विश कर दिए थे सीपी राधाकृष्णन की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये सीपी राधाकृष्णन, ठीक है ना, महाराष्ट्र के गवर्नर है। चलिए, जिले 36 है यहाँ पर, 288 विधानसभा में सीटें। अच्छा, सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वाली में इन्हीं का नंबर आता है, क्योंकि जनसंख्या भी दूसरी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या हो तो उत्तर प्रदेश लगाना, सबसे ज्यादा सीटों की बात आए हर एक मामले में तब उत्तर प्रदेश लगाना, दूसरी सबसे ज्यादा सीटों की बात आए तो आप महाराष्ट्र लगाना। ठीक, जैसे लोकसभा में 48 सीट जा रही है, राज्यसभा में 19 सीट जा रही है, विधानसभा में 288 सीट जा रही है। अगला, सितंबर 2024 में लॉरियस पेरिस का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो लॉरियस पेरिस का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों, किसे? आलिया भट्ट को और ऐश्वर्या राय को। और ऐश्वर्या राय को, लॉरियस नहीं है ये, लॉरियल है, लॉरियल होना चाहिए। लॉरियल ये वाली जो कंपनी है ना, ये स्पेलिंग मैच कर लो। तो ये लॉरियल जो पेरिस है, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आलिया भट्ट को, और किसके साथ? ऐश्वर्या राय के साथ। ऐश्वर्या राय पहले से थी, आलिया भट्ट अभी इनको ज्वाइन कर ली हैं, और ये दोनों ही अब बन गए हैं लॉरियल पेरिस की नई ब्रांड एम्बेसडर। इसका हिंदी वाला एक्सप्लेनेशन गायब हो गया है, कट गया, शायद डिलीट हो गया। चलिए, यहीं पर इंग्लिश में देख लीजिए। लॉरियल पेरिस जो है, ये वर्ल्ड की लीडिंग कॉस्मेटिक ब्रांड है, और मैंने इनके बारे में बताया था कि बेटनकॉर्ट मेयर्स, जो कि पेरिस की हैं, फ्रांस की ही हैं, ये दुनिया की सबसे अमीर महिला भी हैं, बेटनकॉर्ट मेयर। तो इनमें लॉरियल जो कंपनी है, इसी की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसकी ये सीईओ भी हैं, चीफ भी हैं। तो फिलहाल इन्होंने ही इनको बनाया हुआ है। ठीक, ऐश्वर्या राय बच्चन और आलिया भट्ट को। IIRF 2024 इंजीनियरिंग रैंकिंग में सरकारी कॉलेजों की सूची में कौन सा कॉलेज टॉप पर है? तो अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क आया है, और इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि IIT बॉम्बे जो है, ये टॉप पर है, ये टॉप पर है, सबसे बेस्ट कॉलेज है, और गवर्नमेंट की कैटेगरी में सबसे बेस्ट कॉलेज है। यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट अलग अलग लिस्ट निकाली गई। IIT बॉम्बे बताया गया गवर्नमेंट कॉलेजेस में टॉप पर है, और बिट्स पिलानी ये प्राइवेट कॉलेजेस में ये टॉप पर है। ठीक है, यहाँ पर आप लिस्ट भी देख पाओगे टॉप थ्री का। टॉप 3 सरकारी कॉलेजेस की बात करें तो IIT बॉम्बे है फर्स्ट पर, सेकंड पर है IIT मद्रास, और थर्ड पर है IIT दिल्ली। अगर टॉप 3 निजी यानी प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो बिट्स पिलानी जो है ये टॉप पर है, थॉपर इंस्टीट्यूट दूसरे पर, और IIT हैदराबाद जो है ये तीसरे पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में। ध्यान रहे, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क आता है, उसमें देश भर के हर प्रकार के इंस्टीट्यूट को शामिल किया जाता है। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अभी लिस्ट निकाली गई है। तो ये जो आता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसमें IIT मद्रास आप आंखें बंद करके लगा देना टॉप पर। ठीक है, हर मामले में ओवरऑल में देखा जाए तो ये IIT मद्रास टॉप पर, और इंजीनियरिंग वाले में भी टॉप पर। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को वहां पर बोर्ड गठित करने और सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्तियां दी? तो दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी को अभी वहां पर बोर्ड गठित करने, विभिन्न प्रकार के बोर्ड गठित करने और उनके सदस्यों की नियुक्ति करने की ताकत यानी शक्तियां दे दी हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, दिल्ली प्रेसिडेंट डेलीगेट एलजी पावर टू कंटिन्यू एनी अथॉरिटी। देखो होता क्या है ना, वहां के एलजी को लेकर के बड़े विवाद चले हैं। कई बार जो आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे गवर्नमेंट है, उनके और एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके बीच में मतभेद रहे हैं। अक्सर आपको देखने को मिला होगा कि भाई ये हमारे अंडर होना चाहिए, ये इनके अंडर है। ठीक है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला भी विवाद बीच में आया था। तो यहाँ पर जो उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, इनको सांसद के द्वारा पारित किसी भी कानून के तहत दिल्ली सरकार पर लागू किसी भी प्राधिकरण हो, बोर्ड हो, आयोग हो या वैधानिक निकाय हो, इनका गठन करने की शक्तियां अब इनको मिल गई हैं। साथ ही साथ ऐसे बोर्ड या ऐसे निकायों के आयोगों या वैधानिक निकायों के सदस्यों की भी और अध्यक्ष की भी ये नियुक्ति अब कर पाएंगे। ये इनको पावर मिल गई है राष्ट्रपति जी के द्वारा।
तो राष्ट्रपति जी ने अभी संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 1 का सहारा लेते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली शासन अधिनियम 1991 और 1992 का क्लॉज 1, इसके तहत ये फैसला सुनाया है धारा 45D के तहत। ठीक है ना। चलिए, तो ये बहुत ज्यादा नीचे वाला ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला इतना ध्यान रखोगे ये भी काफी है। अगला, पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे में भारत ने सिंगापुर के साथ किस क्षेत्र में समझौता किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया शुरुआत में, पीएम मोदी ब्रुनोई और सिंगापुर 2 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। तो 3 से 5 सितंबर तक की इनकी यात्रा थी। 3 और 4 सितंबर तक ये ब्रुनोई में थे, फिर 4 और 5 सितंबर तक ये रहे कहां पर? सिंगापुर में। सिंगापुर में जब ये गए तो सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर सेक्टर में यहाँ पर समझौता हुआ। देखो, सिंगापुर से हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। सिंगापुर रक्षा के लिए कुछ दे नहीं सकता हमको, चिकित्सा में कुछ खास नहीं, भारत बेटर है। बैंकिंग सेक्टर में जो है हाँ थोड़ा बहुत मदद कर सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि भाई सबसे बड़ी बैंक एशिया की इसके पास है, फिर भी सेमीकंडक्टर क्षेत्र में ज्यादा बेटर मदद कर सकता है सिंगापुर। यहाँ पर सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर से पीएम मोदी मिले और सिंगापुर के साथ डील हुई कि भारत में भी सेमीकंडक्टर को भाई बढ़ाने में कुछ मदद करो। तो यहाँ एक समझौता हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर समझौता हुआ है, साइन हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच में सेमीकंडक्टर परिवेश तंत्र के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर उद्योग का समर्थन करेंगे पीएम मोदी का। 3 से 5 सितंबर तक ब्रुनोई और सिंगापुर के दौरे पर। आइए मैप में देखते हैं कहां पर है सिंगापुर। तो आप देखोगे एशिया में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप अगर मलेशिया की तरफ आओगे, मलेशिया के बाद यहीं नीचे छोटा सा एक देश है सिंगापुर, बहुत ही छोटा सा देश है। ठीक है, सिंगापुर यहाँ है। और ब्रुनोई आप देखोगे ना, तो मलेशिया आपका यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, यहीं बीच में यहाँ एक देश ब्रुनोई है। मतलब ब्रुनोई और सिंगापुर दोनों ही देश जो हैं ये मलेशिया से अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, है ना। जहां पर ये गए हुए हैं दोनों देशों में, तो दोनों देश ही मलेशिया से अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। दोनों ही बहुत छोटे छोटे देश हैं। ब्रुनोई यहाँ पर है और सिंगापुर यहाँ पर है। क्लियर। तो पहले ब्रुनोई गए, फिर अब सिंगापुर आए हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे आज के। अगस्त की ई बुक आ गई है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अब और भी ज्यादा बेहतरीन में बना करके आपके सामने प्रेजेंट की गई है। आप जाकर के एमजेटी ऐप से इसे ले सकते हो। कूपन कोड यूज करना, इसमें डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा आपको अभी 20% तक के लिए। फिलहाल एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहीं पर हमारे वीडियो कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे। एनटीपीसी का बैच जिनको जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लो भाई। बाद में मत कहना कि सर लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तैयार नहीं हुआ, कैसे तैयार करें। अभी से ज्वाइन कर लो, जिससे धीरे 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 आपकी तैयारी चलती रहे। सारे सब्जेक्ट आपके कराए जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। कल मैंने पूछा था पैरालंपिक खेलों में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पैरा एथलीट कौन है? तो सुमित अंतिल हैं। विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? तो 189 हैं। आज आपको बताना है स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। कल मैंने आपको बताया था, इनके बारे में जो भी चीजें पता हो तो आप लोग लिख डालो। निम्न में से किस वर्ष भारत और ब्रुनोई के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे? तो भारत और ब्रुनोई के बीच राजनयिक संबंध कब स्थापित हुए थे और वहां पर प्राइम मिनिस्टर जाने वाले कौन से प्रधानमंत्री बने, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। साइंस वगैरह की भी बुक ले सकते हो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।